नमस्कार दर्शकों, मैं हूं हिमांशी चौधरी और आप देख रहे हैं लेट्स अनफोल्ड इट हिमांशी डिकोड्स पर। अब तक आपने इस शो में एक एक खबर को विस्तार से समझा, उसकी तह तक गए, लेकिन अब लेट्स अनफोल्ड इट में हम हर हफ्ते की बड़ी आर्थिक और तकनीकी खबरों को आसान भाषा में डिकोड करेंगे। यानी अब एक खबर नहीं बल्कि पूरा हफ्ता एक साथ, बिना जटिल शब्दों और भारी आंकड़ों की उलझन के हम समझेंगे कि क्या हो रहा है आपके पैसों, आपकी डिजिटल दुनिया और आपकी जेब से जुड़े फैसलों में, और क्यों जरूरी है इनका आपको पता होना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। सबसे पहले बात करेंगे उस खबर की जो शायद उतनी चर्चा में नहीं रही, लेकिन सीधा असर डालती है आपके बैंक अकाउंट और आपकी बचत पर। तो बात करते हैं ब्याज दरों की उलझन की। एक तरफ लोन लेना सस्ता हो गया है, लेकिन दूसरी तरफ बैंक में पैसा रखना अब उतना फायदेमंद नहीं रहा। दरअसल आज की तारीख में बड़े बड़े बैंक जैसे SBI, ICICI और HDFC बचत खाते और FD पर बहुत कम ब्याज दे रहे हैं। पहले जहां 4% ब्याज मिल जाता था, अब ये गिरकर 2.5% से 2.75% रह गया है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? दरअसल RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट कम कर दिया है। ये वो ब्याज दर होती है जिस दर पर RBI देश के बैंकों को लोन देता है। RBI ने ऐसा देश में लोन सस्ते करने के लिए किया है, क्योंकि जब रेपो रेट कम होता है तो बैंक भी अपने लोन सस्ते कर देते हैं ताकि लोग ज्यादा लोन ले। लेकिन जब बैंक लोन से कम कमा रहे हैं तो उन्हें बचत पर भी कम ब्याज देना पड़ता है ताकि उनका मुनाफा बना रहे। कहने का मतलब ये है कि जो लोग बैंक में पैसा रखते हैं उन्हें अब कम ब्याज मिलेगा, यानी आपका पैसा धीरे धीरे बढ़ेगा। महंगाई बढ़ती रहेगी लेकिन आपका ब्याज उस रफ्तार से नहीं बढ़ेगा। इसको इस तरह समझिए, मान लीजिए जो चीज आज आप 100 रुपए में खरीद रहे हैं वह 1 साल बाद 105 रुपए की हो जाएगी। लेकिन अगर ये ही 100 रुपए आप बैंक में रखते हैं तो आपका बैंक में रखा पैसा 102.5 ही बनेगा, यानी आपका नुकसान। यानी अब ऐसा वक्त आ सकता है जब लोग सोच में पड़ जाएंगे कि अब पैसा कहाँ रखें, क्योंकि ना FD में फायदा है ना सेविंग में। हो सकता है अब लोग म्यूचुअल फंड या सोने जैसे विकल्पों का सहारा ले। अब इस खबर के दूसरे पहलू पर नजर डालते हैं। RBI ने रेपो रेट घटा दिया है, यानी वो दर जिससे बैंक पैसे लेते हैं। जब बैंक को सस्ता पैसा मिल रहा है तो वो भी आम जनता को सस्ते में लोन दे रहे हैं। यानी रेपो रेट कम होने का मतलब है कि होम लोन, पर्सनल लोन आदि ब्याज दरें पहले से काफी कम हो चुकी हैं। अगर आप कुछ खरीदने या बनाने की सोच रहे हैं, जैसे घर, गाड़ी या बिजनेस, तो लोन लेने का ये अच्छा समय हो सकता है। कर्ज सस्ता है, EMI कम आएगी। अब चलते हैं इस हफ्ते की दूसरी बड़ी खबर की ओर, जिसका सीधा असर होता है आपकी बाइक, स्कूटी या गाड़ी के खर्च पर, और साथ ही आपकी रसोई और जेब पर भी। बीते दिनों ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव की वजह से कच्चे तेल की कीमतें अचानक ऊपर जाने लगी। अब ऐसे में हर किसी के मन में यही सवाल है कि क्या पेट्रोल डीजल फिर से महंगा होगा? लेकिन इस बार ऐसा जरूरी नहीं है। दरअसल दुनिया में जब भी ऐसे टकराव होते हैं, खासकर मिडल ईस्ट में, तो सबसे पहले असर पड़ता है कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतों पर। अभी इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड नाम के तेल की कीमत बढ़कर $78 प्रति बैरल तक पहुंच गई, जबकि कुछ दिन पहले तक ये कीमत $73 प्रति बैरल थी। अब भारत जैसे देश जो अपनी जरूरत का 90% तेल बाहर से खरीदते हैं, उनके लिए ये एक सीधी चिंता की बात है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब कंपनियों को तेल महंगा मिलेगा तो वो भी तो दाम बढ़ाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। सरकार के अधीन जो बड़ी तेल कंपनियां होती हैं, जैसे HPCL, BPCL, IOCL, वो इस बार शायद बढ़ा हुआ दाम आप तक नहीं पहुंचाए। यानी पेट्रोल डीजल के दाम वैसे ही रह सकते हैं जैसे अब तक थे। ऐसा इसलिए क्योंकि जब कच्चा तेल सस्ता हुआ था तब भी कंपनियों ने पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं किया था। अब जब तेल महंगा हो रहा है तो सरकार चाहती है कि कंपनियां इस झटके को खुद झेलें।
आरबीआई ने हाल ही में कहा था कि अगर कच्चा तेल $75 प्रति बैरल तक ही रहे तो देश की जीडीपी ग्रोथ और महंगाई पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन राहत की ये सांस हमेशा के लिए नहीं है। अगर हालात और बिगड़ते हैं और अगर ईरान सच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज नाम का रास्ता बंद करता है तो परेशानी शुरू हो सकती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज एक पतला समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का 20% कच्चा तेल हर दिन गुजरता है। अगर ये बंद हुआ तो तेल की सप्लाई घटेगी, दाम और तेजी से बढ़ेंगे और फिर कंपनियां भी दबाव में आकर कीमतें बढ़ा सकती हैं। इसका असर सिर्फ आपके पेट्रोल पंप तक नहीं रहेगा, बल्कि आपकी रसोई से लेकर बस किराए, ट्रांसपोर्ट और बाकी हर चीज पर दिखेगा। अब बात उस खबर की जो सीधे तो आपको शायद ना छुए, लेकिन इसका असर होता है आपकी नौकरी, महंगाई, विकास और टैक्स पर भी। सरकार ने कहा है कि अगले साल यानी 2025-26 में वो अपने खर्च और कमाई के बीच का अंतर यानी फिस्कल डेफिसिट, जिसे आप राजकोषीय घाटा कहते हैं, वह घटाकर सिर्फ 4.2% से 4.3% तक लाएगी, जबकि पहले इसका लक्ष्य 4.4% था। शायद आप सोच रहे होंगे ये फिस्कल डेफिसिट होता क्या है। चलो इसे एक घर के बजट से समझते हैं। मान लीजिए किसी परिवार की सालाना आय 5 लाख रुपए है, लेकिन खर्च हो रहा है 6 लाख रुपए, तो 1 लाख का घाटा हुआ, यानी 20% का घाटा। बस सरकार के लिए भी यही होता है। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स से होने वाली कमाई और सड़क, स्कूल, सब्सिडी आदि के लिए होने वाले खर्च के बीच जो फर्क होता है वही फिस्कल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा होता है। अब सरकार कह रही है कि वो इस फर्क को थोड़ा और कम कर रही है, जिसका मतलब है कि सरकार अपने पैसे के इस्तेमाल में थोड़ी और समझदारी दिखाएगी। सरकार खर्च घटाएगी, ये अच्छी बात है, पर हर बार ये अच्छा नहीं होगा। अब जब सरकार कहती है कि हम खर्च कम कर रहे हैं ताकि घाटा घटे, तो ये सुनकर लगता है कि ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये इस पर निर्भर करता है कि खर्च कहाँ से कम किया जा रहा है। 2 तरीके होते हैं। अगर सरकार अपनी फिजूल खर्ची या उधारी में कटौती करे तो देश के लिए ये अच्छा है। इससे निवेश बढ़ता है, रुपए की हालत सुधरती है और महंगाई काबू में रहती है। लेकिन अगर सरकार स्कूल, अस्पताल, गरीबों की सब्सिडी या रोजगार योजनाओं का खर्च घटा दे तो आम आदमी को नुकसान हो सकता है। गरीबी बढ़ सकती है, सुविधाएं घट सकती हैं और बेरोजगारी भी बढ़ सकती है। यानी मुद्दा ये नहीं है कि सरकार खर्च कम कर रही है, बल्कि सवाल ये है कि ये खर्चा कहां से कम किया जा रहा है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो देखने में थोड़ी टेक्निकल लग सकती है लेकिन है बहुत जरूरी। खास तौर पर अगर आप या आपके जानने वाले किसी धार्मिक संस्था, समाजसेवी ट्रस्ट, स्कूल, कॉलेज या किसी एनजीओ से जुड़े हैं तो इसे ध्यान से सुनिएगा। अब ट्रस्ट और संस्थानों के टैक्स रिटर्न की कड़ी जांच होगी। सरकार ने कहा है कि इस साल से उन धार्मिक या चैरिटेबल ट्रस्ट, रिसर्च संस्थाओं और एनजीओ जैसी संस्थाओं की टैक्स फाइलिंग की खास निगरानी की जाएगी जो अपने खर्च या छूट को लेकर गड़बड़ कर रहे हैं या जिनका रिकॉर्ड बार बार सवालों में रहा है। किन संस्थाओं पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा? वो ट्रस्ट या संस्था जिन्हें टैक्स छूट चाहिए लेकिन जिनकी रजिस्ट्रेशन रद्द हो चुकी है या मंजूर नहीं हुई, वो अब सरकार की नजर में रहेंगे। जो ट्रस्ट हर साल कहते हैं कि हमने दान का पैसा धर्म या समाज सेवा में खर्च किया, लेकिन सच में वो 85% से कम खर्च कर रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा जिन संस्थाओं के खिलाफ छापे पड़े हों या जिन पर टैक्स चोरी का शक हो, वो भी इस दायरे में आ सकते हैं। इन सभी मामलों को अब ऑटोमेटिक रूप से स्क्रूटिनी के लिए चुना जाएगा। अब इस खबर को ऐसे समझिए। मान लीजिए आपके मोहल्ले की कोई धार्मिक संस्था, मंदिर, ट्रस्ट या कोई समाज सेवी संगठन है जो कहता है कि वो समाज सेवा के लिए चंदा लेता है और इसलिए टैक्स नहीं देता। तो सरकार अब यह देखेगी कि क्या वाकई उस पैसे का 85% हिस्सा समाज सेवा में लगाया गया है, क्या वह संस्था पंजीकृत है या नहीं, और अगर वह कहती है कि उसे टैक्स छूट चाहिए तो उसके पास उसका सही कारण, सबूत है या नहीं।
अगर नहीं तो उसे टैक्स छूट नहीं दी जाएगी। अब बारी आ चुकी है उस खबर की जो सीधे जुड़ी है हमारे पिछले एपिसोड से, जहां हमने आपको बताया था कि कुछ कारोबारी सोने से भरपूर एलॉय को लिक्विड गोल्ड की शक्ल में बिना टैक्स चुकाए देश में मंगा रहे हैं और मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। अब इसी लूपहोल को बंद करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। भारत सरकार ने अब 1% से ज्यादा सोना वाले अलॉय और कुछ खास कोलॉइडल धातुओं के आयात पर सीधी रोक लगा दी है। अगर आपने लेट्स अनफोल्डेड का पिछला एपिसोड देखा है तो आपको समझ आ गया होगा कि सरकार ने ऐसा क्यों किया, लेकिन अगर नहीं देखा है तो जरा एक आंकड़े से इससे समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल मार्च 2025 में भारत का गोल्ड इंपोर्ट अचानक 192% तक बढ़ गया था, यानी सिर्फ एक महीने में 1.5 बिलियन डॉलर से बढ़कर 4.47 बिलियन डॉलर हो गया। सरकार को समझ आया कि इस बढ़ोतरी की वजह सोने को अलॉय या केमिकल फॉर्म में छिपा कर लाया जाना है, ताकि सोना तो आ जाए लेकिन कस्टम ड्यूटी से बचा जा सके। अब सरकार ने साफ कर दिया है कि पैलेडियम, रोडियम, इरिडियम जैसी धातुओं के अलॉय में अगर 1% से ज्यादा सोना है तो अब ये आम इंपोर्ट की कैटेगरी में नहीं आएंगे। इन्हें मंगाने के लिए अब सरकार से इंपोर्ट परमिशन यानी लाइसेंस लेना होगा। सरकार ने नैनोफॉर्म मेटल्स पर भी नजर डाली है। जब किसी धातु जैसे सोने या चांदी को इतना बारीक कर दिया जाता है कि उसके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर्स तक हो तो उसे हम नैनोफॉर्म मेटल कहते हैं। लिक्विड में घुले नैनोफॉर्म मेटल्स को भी अब रेगुलेट किया जाएगा ताकि कोई लूप होल बच ना पाए। सरकार का कहना है कि ये पाबंदियां इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लगाई गई हैं ताकि जेन्युइन यूजर्स को दिक्कत ना हो, लेकिन गोल्ड स्मगलिंग का रास्ता भी बंद हो जाए। और आखिर में बात करते हैं उस ऐप की जो हर फोन में है, लेकिन अब उसमें कुछ नया होने जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं व्हाट्सएप की। व्हाट्सएप की मालिक कंपनी मेटा प्लेटफॉर्म्स, जिसके पास फेसबुक और इंस्टाग्राम भी हैं, उसने अब व्हाट्सएप पर एड्स यानी विज्ञापन दिखाने का फैसला लिया है। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे आपके पर्सनल चैट्स या कॉल्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दरअसल एड्स सिर्फ अपडेट्स टैब में दिखेंगे, यानी वह जगह जहां आप चैनल्स और स्टेटस देखते हैं। लगभग 1.5 अरब लोग हर दिन इस टैब का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट्सएप ने साफ कहा है कि आपके पर्सनल मैसेज, कॉल या ग्रुप्स की जानकारी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। एड्स को आपकी उम्र, भाषा, लोकेशन और चैनल इंटरैक्शन के आधार पर दिखाया जाएगा, यानी आपकी चैट प्राइवेसी अब भी एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है और मेटा उसे पढ़ या इस्तेमाल नहीं कर सकती। इसके अलावा व्हाट्सएप अब अपनी कमाई बढ़ाने के लिए 2 और नए फीचर्स लाया है। कुछ चैनल्स एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए आपसे मासिक फीस ले सकते हैं और अब बिजनेस वाले पैसे देकर अपने चैनल को ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अब एक बार थोड़ा पीछे चलते हैं। जब व्हाट्सएप को 2009 में लॉन्च किया गया था तो उसके ओनर ने वादा किया था कि यह एक एड फ्री ऐप रहेगा, लेकिन 2014 में फेसबुक ने व्हाट्सएप खरीदा और अब वो इसे भी कमाई का जरिया बनाना चाहता है। कुल मिलाकर बात यह है कि व्हाट्सएप बदल रहा है। एड्स जरूर आएंगे, लेकिन एक तय जगह पर। इस खबर से ये साफ हो जाता है कि टेक कंपनियां भी बिजनेस और कमाई का ही सोचती हैं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। लेट्स अनफोल्ड इट में हम फिर मिलेंगे, जहां हर खबर होगी साफ और सीधी, क्योंकि जो खबर को समझ गया वही फैसले सही करेगा। धन्यवाद।